यहाँ अपन आज देखें अपने हिंदी में वर्ण। सबसे पहले अपन ये देखें कि वर्ण क्या होता है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण होता क्या है। सबसे पहले अपन देखें यहाँ पर, जैसे एक शब्द है कमल शब्द है। कमल शब्द के अंतर्गत ये शब्द, इसको शब्द कहते हैं। इस शब्द के अंतर्गत क्या है, वर्ण है। जैसे अपन इसको अलग करें, के अंतर्गत किसकी ध्वनि रहती है, ए की ध्वनि रहती है, रहती नहीं रहती। जब अपन के बोलते हैं तो उसके अंदर ए की ध्वनि भी सम्मिलित रहती है, ए की ध्वनि भी बाहर निकलती है, ठीक है। उसी प्रकार से मैं के अंतर्गत भी ए की ध्वनि रहती है, ठीक है। उसी प्रकार से ले के अंतर्गत भी ए की ध्वनि रहती है, रहती कि नहीं रहती है। तो इनको वर्ण कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वर्ण। कै में किसकी ध्वनि है, ए की। मैं में किसकी ध्वनि है, ए की। ले में किसकी ध्वनि है, ए की। तो इनको ये यहाँ क्या आधा व्यंजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे हलंत लग गया और ए अलग हो गया है। ए अलग हो जाने के कारण इसमें स्वर शामिल नहीं है। जिसके अंदर स्वर शामिल नहीं होता है उसके नीचे हलंत लग जाता है। हलंत का अर्थ होता है कि ये इसके अंदर का स्वर शामिल नहीं है और ये आधा व्यंजन है। क्या है, आधा व्यंजन है। इसी प्रकार से इसमें भी है, हलंत लग रहा है और ए बाहर निकल जाता है। ए बाहर निकलने के कारण इसके नीचे हलंत लग जाता है कि ये आधा व्यंजन है। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। ले के अंदर से ए बाहर निकल गया, केवल ले रह गया। ले आधा ले है, इसलिए इसके नीचे हलंत लगाते हैं, ठीक है। कोई सा भी वर्ण हो, ठीक है। इनको वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, वर्ण। इसको शब्द कहते हैं। ये शब्द है अपने, ठीक है। जब इस शब्द को अपन अलग टुकड़ों में करें, जैसे कै, मैं और ले, इसको अपन बोलते हैं कै, मैं और ले, तो इसको अपन ध्वनि कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, ध्वनि। ये क्या है, एक ध्वनि है। क्या ये ध्वनि, कै की ध्वनि है, मैं की ध्वनि और ले की ध्वनि है। इसको अपन क्या कहेंगे, ध्वनि कहेंगे। कै क्या है, ध्वनि है। व्यंजन है जो, तो व्यंजन अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन क्या यह क्या है, एक ध्वनि है। क्या है, ध्वनि है। मैं एक ध्वनि है, ले एक ध्वनि है, ठीक है। यहाँ पर अपन ने बताया वर्ण। वर्ण जैसे स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं, ठीक है। स्वर और व्यंजन दोनों मिलकर क्या बनते हैं, वर्ण बनते हैं। अब आगे अपन देखते हैं कि स्वर कौन से और व्यंजन कौन से होते हैं, ठीक है। इनकी ध्वनि को अपन क्या कहते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। मैं एक ध्वनि है, ले एक ध्वनि है, ठीक है। जैसे कमल शब्द बोलते हैं, कमल शब्द को अपन क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। कि कमल शब्द क्या है, एक पूरा शब्द है। जब पूरा अपन वाक्य बोलते हैं, तालाब में कमल खिलता है तो वो वाक्य कहलाता है। तालाब में कमल खिलता है तो वाक्य कहलाता है, या कीचड़ में कमल खिलता है तो वो पूरा वाक्य कहलाता है। जब अपन ये शब्द बोलते हैं, कमल शब्द है, कमल एक केवल क्या है, शब्द है। जब अपन इसको अलग कर देते हैं, कै, मैं और ले, तो इसको अपन ध्वनि कहते हैं। कै एक ध्वनि है, मैं एक ध्वनि है, ले एक ध्वनि है। यहाँ इसको अपन अलग कर देते हैं तो ये वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वर्ण। इसमें स्वर और व्यंजन दोनों सम्मिलित रहते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, वर्ण कहलाते हैं। आगे अपन देखते हैं कि स्वर कौन से है और व्यंजन कौन से है जो, ठीक है। यहाँ अपन देखें, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ देखें स्वर और इधर व्यंजन। क्या हो जाएगा, व्यंजन, ठीक है। ये व्यंजन हो गया। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले अपन स्वर की बात करें, स्वर दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ठीक है। यहाँ अपन देखें, एक होता है मूल स्वर, लघु स्वर या फिर ह्रस्व स्वर भी इसको अपन कहते हैं। मूल का मतलब होता है कि केवल अपने मूल से, यानी इसके जैसा और कोई नहीं है, ये केवल मूल है अपने। इसके द्वारा दूसरे वर्णों का, दूसरे स्वरों का निर्माण किया जाता है। मूल का निर्माण किसी के मिलने से नहीं होता है, ये दूसरों का निर्माण करता है। इसका निर्माण कोई नहीं कर सकता है, अपने आप में मूल है। लघु का मतलब छोटा होता है, ह्रस्व नहीं छोटा होता है, ठीक है। आगे बात करें, ये मूल स्वर हो गया। यहाँ देखिए अपन दीर्घ स्वर, क्या होता है, दीर्घ स्वर।
दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वापिस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। यहाँ देखें, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संधि संयुक्त स्वर। कौन सा होता है? संधि संयुक्त स्वर। संधि संयुक्त स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संधि संयुक्त स्वर, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वापिस दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संधि संयुक्त स्वर, ठीक है। आगे बात करें अपन मूल स्वर की। मूल स्वर में कौन से स्वर आते हैं? यहाँ अपन देखें, एक तो ए आता है। ए अपने आप में क्या है? मूल स्वर है। ए, ई, ऊ और री, ये क्या है? अपने आप में क्या है? मूल स्वर है। क्या है? अपने आप में मूल स्वर है। ये मिलकर दूसरे शब्दों का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण कोई नहीं कर सकता है। ये अपना में क्या है? मूल स्वर है, लघु स्वर है, ह्रस्व है, यानी छोटे स्वर है, ठीक है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। लघु का मतलब होता है छोटा। ये छोटा स्वर है और ये बड़े हो जाएगा। जब अपन इसको दीर्घ स्वर देखें, यानी ये लघु स्वर है, दीर्घ स्वर की बात करेंगे तो इसका बड़ा रूप यहाँ आएगा। जैसे ए के अंतर्गत ए मिलने पर क्या होता है? आ बनता है, बनता है ए, ठीक है, आ बनता है। जैसे अपन यहाँ पर अगर दीर्घ रूप की बात करें यहाँ, और ये लघु स्वर है, दीर्घ रूप बनाएंगे तो इसका दीर्घ रूप हो जाएगा। जैसे देखें, ए का आ हो जाएगा, ए का आ, ई का बड़ी ई, ऊ का बड़ा ऊ और री का बड़ा री। ये क्या हो जाएंगे? इनके ये लघु स्वर है, ये इनके दीर्घ रूप हो जाएंगे। छोटे का बड़ा रूप हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? ए का आ हो जाता है, ई का बड़ा ई, ऊ का बड़ा ऊ, री का बड़ा री। ये छोटा रूप है, ये यहाँ पर इसका बड़ा रूप हो जाता है। आगे बात करें अपन संधि संयुक्त स्वर की। संधि संयुक्त स्वर भी चार होते हैं। कितने होते हैं? चार। पहला होता है ए, आई, ओ और औ। क्या हो जाता है? औ। अभी इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण कैसे होता है यहाँ देखिए अपन। जैसे ए या आ के अंतर्गत, आ के अंतर्गत ई या बड़ा ई जुड़ने पर ए का निर्माण होता है। इसका निर्माण हो गया। ए या आ में ई या ई जुड़ने पर, ये वाला ई या फिर ये वाला ई जुड़ने पर किसका निर्माण होता है? ए का निर्माण होता है, ठीक है। अब आई का निर्माण कैसे होता है? ए या आ में ए या फिर ए जुड़ने पर इसका आई का निर्माण होता है। ए या आ में ये आई, ये वाला आई या फिर ये वाला आई जुड़ने पर आई का निर्माण होता है। जब अपन संधि पढ़ेंगे ये नियम वहाँ पर भी लागू होंगे, इसलिए मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ ताकि एक बार तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ए या आ मिलकर, ए या आ के अंतर्गत ए या आई मिलकर आई का निर्माण करते हैं। अब ओ की बात करें, ओ में ए या आ में ऊ या बड़ा ऊ मिलने से ओ का निर्माण होता है। ए या आ में ऊ या ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिलने से ओ का निर्माण होता है, ठीक है। आगे बात करें औ की। ए या आ में ओ या औ मिलने से औ का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? औ का, ठीक है। इस प्रकार से इन चारों का निर्माण होता है। यहाँ तक आया समझ में? ए या फिर आ के अंतर्गत ई मिलने से आई का निर्माण होता है। ए आ में आई मिलने से, ए या आई मिलने से आई का निर्माण होता है। ए या आ में ऊ और ऊ मिलने से ओ का निर्माण होता है। ए या आ में ओ या औ मिलने से औ का निर्माण होता है, ठीक है। ये अपने हो गए संधि संयुक्त स्वर, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया हो तो अपन व्यंजन की बात करें। व्यंजन की बात करें, व्यंजन अपने 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन होते हैं। एक होता है अंतस्थ व्यंजन। कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन। एक होता है ऊष्म व्यंजन। कौन सा होता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार के अपने व्यंजन होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। 3 प्रकार के व्यंजन होते हैं। स्पर्श का मतलब होता है कि इन वर्णों का, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अपने मुहागे यंत्र में कहीं ना कहीं स्पर्श होता है। कहीं ना कहीं स्पर्श होने के कारण उनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। कौन से व्यंजन स्पर्श व्यंजन? देखिए अपन, क वर्ग पूरा आ जाता है। क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, ग, अंगे। ये 5 वर्ण इसमें आ जाते हैं क वर्ग में। आगे बात करेंगे अभी। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसमें 25 व्यंजन हो जाते हैं। 25 कितने हो जाते हैं? 25। क, ख, ग, ग, अंगे, च, छ, ज, ज, यहाँ, ट, ट, ड, 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 न, त, थ, द, द, न, प, प, ब, ब, में। ये इस प्रकार से इनके आगे के वाले वर्ण भी यहाँ आ जाते हैं। इनको अपन आगे देखेंगे अभी। ठीक है। क वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, ग, अंगे, यानी क की पूरी लाइन आ जाती है। क वर्ग का मतलब भी यही होता है। ठीक है। इनका स्पर्श का मतलब होता है इन वर्णों का उच्चारण करते समय अपने वाग यंत्र में कहीं ना कहीं क्या होता है? स्पर्श होने के कारण इनको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। आगे बात करें अंतस्थ की। अंतस्थ का मतलब होता है अंत में स्थित होना। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ध्वनि जो है अपने वाग यंत्र के सबसे कंठ के नीचे से निकलती है, सबसे लास्ट से निकलती है कंठ के नीचे से। इस कारण इनको अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। कौन से व्यंजन होते हैं? ये, रे, ले और व, इनको सभी को अंतस्थ व्यंजन कहा गया है। इन सबकी उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ के नीचे से अंत में स्थित होता है। जैसे अपन बोलते हैं ये, रे, ले, व, तो इनकी जो आवाज़ जो है, जो हवा जो है, वो कम अपने कंठ के नीचे से निकलने के कारण इनको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनका क्रम भी पूछ लिया जाता है। इनका क्रम भी यही रहता है, ये, रे, ले और व। ये 2015 की रीट में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। ऊष्म व्यंजन क्या होता है? ऊष्म का मतलब होता है कि थोड़ा गर्म होना। कि गर्म कैसे होता है सर? कि गर्म कैसे होता है? इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अपनी जुबान जो है, अपनी जीवा जो है, थोड़ा घर्षण करती है। क्या करती है? घर्षण करती है, रगड़ खाती है, तब जाके इन ऊष्म व्यंजनों का उच्चारण होता है। थोड़ी अपनी जीवा जो थोड़ी गर्म होती है, थोड़ी रगड़ खाने के बाद में इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। कौन से ऊष्म व्यंजन है? देखिए अपन यहाँ पे श, स और है, इनको चारों को ऊष्म व्यंजन कहा गया है। क्या कहा गया है? ऊष्म व्यंजन। जब इनको बोलते हैं श, तो जुबान को थोड़ा घर्षण करना पड़ता है। थोड़ा मुंह में थोड़ा घर्षण करने के बाद में इन वर्णों की, इन व्यंजनों की उत्पत्ति होती है। जैसे श, स और है। ये चारों व्यंजन अलग अलग है। तालव्य से, दंत से, मूर्धन्य से, इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। मूर्धन्य से, ये दंत से है, ये तालव्य से है, ये मूर्धन्य से है। इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति होती है। ये 4 प्रकार के होते हैं। इनका भी क्रम पूछ लिया जाता है। ये 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4। इनका भी क्रम 2015 के संस्कृत के अंतर्गत रीट में पूछा जा चुका है कि ऊष्म व्यंजनों का क्रम क्या है। ठीक है, इन दोनों का क्रम आया था 2015 की रीट में। ठीक है, इन दोनों का। ठीक है, आगे बात करें अपन आगे इसमें स्वर की परिभाषा देखें अपन। स्वर की परिभाषा क्या होती है? स्वर देखें, स्वर की परिभाषा क्या होती है? यहाँ देखिए, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी
अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इसको अपन समझे, इसको वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वर है अपने, इनका उच्चारण करते समय, इनको बोलते समय या लिखते समय अपन किसी ध्वनि की सहायता नहीं लेते हैं। ये अपने आप में क्या है? मूल है। कौन से स्वर है? स्वर की बात करें, ए, आ, ई, बड़ा ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ और री। कितने हो जाते हैं? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो अपने स्वर कितने हो जाते हैं? स्वरों की संख्या कितनी है? 11 स्वर हो जाते हैं। ये क्या हो गए? अपने स्वर हो गए। ठीक है। इनका उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती। ये अपने आप में क्या है? स्वर है। ये केवल मूल है। इनका उच्चारण करते समय अन्य किसी ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, जबकि व्यंजन में स्वरों की सहायता ली जाती है। आगे देखिए व्यंजन की परिभाषा देखें। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करने में स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। उन्हें व्यंजन कहते हैं। कि व्यंजन कौन से है? आगे बात करेंगे व्यंजन की। इसकी परिभाषा को देखें अपन। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है। मेन लाइन यही है कि इसमें स्वरों की सहायता ली जाती है। स्वरों की सहायता लेकर जिन व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है उनको व्यंजन कहते हैं। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखें, क्या है अपने पास? के को अपन देखें आगे। जब इस के अंतर्गत अपन एक ही ध्वनि को अपन अलग कर लें, जब अपन एक ही ध्वनि इसके अंदर से अलग कर लेते हैं तो ये क्या रह जाता है? केवल आधा कै रह जाता है। क्या रह जाता है? इसमें एक ही ध्वनि शामिल नहीं है, ये केवल आधा कै रह जाता है। जब अपन एक ही ध्वनि इसमें मिला लेते हैं तब जाके ये पूरा कै बनता है। इस प्रकार से व्यंजनों का उच्चारण जो है, स्वरों को मिलाने पर इनका उच्चारण होता है। जब अपन कै बोलते हैं इसके अंदर एक ही ध्वनि आती कि नहीं आती? कै, ए ध्वनि आती है। जैसे अपन देखें यहाँ का शब्द है, का में किसकी ध्वनि शामिल है? आ की ध्वनि शामिल है। अपन इसको अलग कर लेते हैं। जैसे कह है, के अंदर से आ की ध्वनि अलग कर लेते हैं तो केवल आधा कह रह जाता है। जब अपना आ स्वर इसमें जोड़ देते हैं तब जाके पूरा क्या बनता है? का बनता है। अगर इसमें स्वर जुड़ा है, आ की ध्वनि जुड़ी कि नहीं जुड़ी? का, जैसे की, कु, इस प्रकार से स्वरों के मिलने से व्यंजनों का निर्माण होता है। ठीक है। आगे समझ में अपन आगे व्यंजनों की बात करते हैं कि व्यंजन कितने होते हैं। ठीक है। यहाँ देखिए अपन व्यंजनों की बात करें अपन, यहाँ व्यंजन की बात करें तो पहले अपना कै वर्ग क्या आ जाएगा? कै वर्ग। कै वर्ग में कौन से व्यंजन आते हैं? कै, ख,
गए, गए, और इसको अंगय कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अंगय। स्कूलों में पढ़ा जाता है इसको अणमण खाली। अणमण खाली नहीं, इसको बोलते हैं अंगय बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अंगय बोलते हैं। च वर्ग की बात करें, च, छ, जे, जे, और इसको यहाँ बोलते हैं। इसको भी स्कूलों में सिखाया जाता है अणमण खाली। ये अणमण खाली नहीं, इसको यहाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ। आगे बात करें ट वर्ग की, ट वर्ग में ट, ठ और ड, ढ और ण, इसको बोलते हैं ण, ण इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं अंगय, इसको यहाँ, इसको ण बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें क्या त वर्ग की, त वर्ग की बात करें, त, थ, द, ध और न। आगे बात करें प वर्ग की, प वर्ग की, प, फ, ब, भ और म। ये हो जाते हैं अपने व्यंजन। इन व्यंजनों की संख्या है 25। कितनी संख्या है? 25। इसको स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पर्श व्यंजन। इसको कहते हैं स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं इन 25 को। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होगी? 25 संख्या हो गई इनकी। कितनी हो गई? 25। ठीक है, आगे बात करें अपन अंतस्थ की। अंतस्थ भी यहाँ और देख लेते हैं। अंतस्थ की बात करें, अंतस्थ होता है य, र, ले और व। इनको अंतस्थ इसलिए कहते हैं, इसका सामान्य अर्थ होता है अंत में स्थित होना। क्या होता है? अंत में स्थित होना। जब अपन इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो इनकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? अपने कंठ के नीचे से, अपने कंठ के नीचे से निकलती है। अंत में स्थित होने के कारण इसको अंतस्थ व्यंजन इनको कहते हैं। आगे बात करें ऊष्म व्यंजन की। ऊष्म का अर्थ, सामान्य अर्थ होता है गर्म होना। क्या होता है? गर्म होना। गर्म होना होता है। जब अपन ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो अपनी जीवा थोड़ा घर्षण करते हैं। क्या करते हैं? घर्षण करने के बाद में इन व्यंजनों का उच्चारण होता है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। थोड़ी जीवा गर्म होती है, इसलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहा गया है। कौन से हैं? श, श, श और है। ये अपने होते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं अपने। ठीक है, आगे बात करें इसमें और संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। क्या होता है? संयुक्त व्यंजन। इसको संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन भी इसको कहते हैं। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन जो है 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। यहाँ देखिए संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। सबसे पहले देखिए श से क्षत्रिय वाला श। जब अपन आगे इनको पढ़ेंगे, इसको क वर्ग पढ़ेंगे, इसको च वर्ग, इसको ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। इस क वर्ग का नाम लेते इसमें ये 5 व्यंजन आ जाते हैं। च वर्ग का नाम लेते इसमें 5 व्यंजन आ जाते हैं। ट वर्ग का नाम लेते इसमें ये सारे व्यंजन आ जाते हैं। त वर्ग का नाम लेते इसमें ये सारे आ जाते हैं। प वर्ग का नाम लेते इसमें ये सारे व्यंजन आ जाते हैं। वर्ग कहते हैं 5 व्यंजन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अपन क्ष को, क्ष का क्ष 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। कौन से? क और श से मिलकर अपना ये क्ष से क्षत्रिय वाला श बना है। ठीक है, आगे बात करें त्रय की। त्रय जो है त प्लस र से मिलकर त्रय से त्रिशूल वाला तय बना है। आगे बात करें के से ज्ञानी। के से ज्ञानी जो है ज और यहाँ से मिलकर बना है। कौन सा वाला? यहाँ, इस वाले यहाँ से मिलकर बना है। ज और यहाँ मिलकर क्या बनाते हैं? ग से ज्ञानी। आगे बात करें अपन से श्रमिक वाला
से श्रमिक वाला से। इस स की बात करें, ये से और रे से मिलकर बनता है, से और रे से मिलकर बनता है। से क्षत्रिय वाले से के और इस वाले से बनता है। रे ते और रे से मिलकर बनता है। ये से ज्ञानी, जे और यहाँ से मिलकर बनता है। से और रे से मिलकर बनता है। इन दो व्यंजनों से जुड़ने के कारण इसको संयुक्ताक्षर या फिर संयुक्त व्यंजन भी इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन, हिंदी में एक संयुक्त व्यंजन और होता है दे। क्या होता है? दे। पढ़ा है? अगर इसको अपन देखें, ये होता है दे और ये से मिलने के कारण इन्हीं से बनता है। जैसे अपन शब्द देखते हैं विद्यालय शब्द, विद्यालय शब्द को अपन ऐसे लिखते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, विद्यालय को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो इसमें दे और ये क्या है? शामिल है इसमें, दे और ये। लेकिन इसको संयुक्त व्यंजन नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया है? ये को क्या कहते हैं? ये को कहते हैं अर्ध व्यंजन कहते हैं। अर्ध स्वर या अर्ध, इसको अर्ध स्वर कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये का उच्चारण जो है स्वर के बराबर होने के कारण, ये और वह का उच्चारण जो है एक स्वर के बराबर होता है। इसको अर्ध स्वर भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? अर्ध स्वर भी कहते हैं या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है, इसका उच्चारण जो है एक स्वर के बराबर होने के कारण इसको आधा स्वर माना जाता है, आधा व्यंजन माना जाता है। इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन नहीं कह सकते हैं। इसलिए इसको अभी तक संयुक्त व्यंजन नहीं माना गया है, क्योंकि यह आधा व्यंजन, क्या ये आधा व्यंजन, इसका उच्चारण जो केवल स्वर के बराबर होता है। जब अपन बोले ये और ए, इन दोनों में बोलते समय दोनों में समय बराबर लगता है, ये उच्चारण स्वर के बराबर होता है। इसलिए इसको आधा व्यंजन कहते हैं, आधा स्वर कहते हैं। इसलिए इसको अभी तक इसको संयुक्ताक्षर में शामिल नहीं किया गया है इसको। ठीक है, यहाँ तक होगी बात। अब आगे बात करें कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कुल मिलाकर वर्णों की संख्या कितनी होती है, वो अपन देखते हैं भी। ठीक है, वो देखें अपन, अपने यहाँ पे स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वर कितने हैं? 11 स्वर है। स्वर की संख्या कितनी है? 11। ठीक है, व्यंजन कितने हैं अपने? व्यंजन 25 अपने स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है और 4 ऊष्म व्यंजन है। मिलाकर कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। ये 33 11 कितने हो जाते हैं? 44। कितने हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं। आगे देखें, यहाँ पर इनको एक अयोग वा वर्ण और जोड़ा जाता है। कौन सा? अयोग वा वर्ण। अयोग वा वर्ण कौन सा होता है? अयोग वा, अम और अह। अम और अह। जब अपन वर्णमाला में स्वरों को देखते हैं, अम ए आ उ पढ़ते अपन, ए आ ई उ, वहाँ पर आता है अम और अह भी आता है। ये 2 वर्ण और जोड़े अपन, 44 हो गए। 44 में 2 और जोड़ेंगे और उसके बाद आता है उत्क्षिप्त वर्ण। कौन सा आता है? उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण की बात करें, उत्क्षिप्त वर्ण 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2। और आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। संयुक्त व्यंजन या फिर संयुक्ताक्षर भी इसको कह सकते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक है, 44 और 2 46, 46 2 48, 48 और 4 52। ये हो गए अपने कुल वर्ण। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 52। कितनी हो गई है? 52 हो गई है। कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 52। किसी भी एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? कुल वर्णों की संख्या 52 है। इसमें स्वर, व्यंजन, संयुक्ताक्षर, उत्क्षिप्त और अयोग वर्ण, सारे वर्ण इसमें जोड़ दिए जाते हैं। कुल सारे वर्ण मिलाकर 52 होते हैं। ठीक है, आगे बात करें अपन इसमें और, हिंदी निदेशालय, हिंदी निदेशालय
हिंदी निर्देशालय 1967 के अनुसार, हिंदी निर्देशालय 1967 के अनुसार भी वर्णों की संख्या 52 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 52। ठीक है, आगे बात करें, और हिंदी की मानक लिपि है, हिंदी की मानक लिपि, हिंदी की मानक लिपि देवनागरी के अनुसार, देवनागरी के अनुसार वर्णों की संख्या भी 52 मानी गई। कितनी मानी गई है? 52। ये दोनों प्रूफ ही काफ़ी है कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। और देवनागरी लिपि भी कहते हैं कि वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। हिंदी निर्देशालय कहता है कि 1967 में कहता है कि वर्णों की संख्या कितनी है? 52 मानता है। और हिंदी की मानक लिपि देवनागरी भी कितनी मानती? 52 मानती है। ठीक है, चलो